विद्यालयों में हर विद्यालय को कहा गया है कि जो स्टेट का प्रोटोकॉल है और जो केंद्र सरकार का जो आदेश है उसको पालन करें। ऐसा तो कर नहीं सकते कि सारे सिस्टम को बंद कर दें और 2 साल के लिए पूरा सिस्टम बंद हो जाए। मोबाइल और जिस टेक्नोलॉजी को हम बच्चों को दूर रखने के लिए कहते थे, उसी ने हमें सहारा दिया। दूरस्थ से दूरस्थ गांव में भी हमारे बच्चों तक, हर बच्चे तक हमारे विद्यालयों के माध्यम से हमारे टीचर्स ने शिक्षा व्यवस्था उस विषय पे डिलीवरी जारी रखी। सीबीएसई ऑलरेडी 30% कोर्स को कट कर चुका। बोर्ड की फीस नहीं थी, रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं थी, वो भी संस्थाओं ने जमा करी अपने पास से। उन टीचर के परिवार कहाँ से पलेंगे अगर उनको तनख्वाह नहीं दी जाएगी? केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, राज्य सरकार के जो स्कूल है उनको तो तनख्वाहें मिल रही है, उनको तो क्रेडिट हो रहा है अकाउंट में। उस प्राइवेट स्कूल के टीचर को कहाँ से अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है? आज के परिवेश में हमारी डिमांड क्या है, उसके हिसाब से हमारी शिक्षा व्यवस्था। ये शिक्षा नीति बहुत अच्छी है और हम कृत संकल्प हैं इसको लागू करने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा। फिलहाल हम आए हैं सीबीएसई बोर्ड देहरादून के ऑफिस में और हम आज बातचीत करेंगे सीबीएसई के निदेशक रणबीर सिंह जी से। रणबीर जी, जय भारत टीवी में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपकी तरफ से समय समय पर, जबकि खासकर बच्चों के एग्जाम होते हैं, जब बच्चों की कोई दिक्कतें होती है, उस समय आपकी तरफ से आपका चैनल बच्चों के लिए जरूर तमाम शिक्षा व्यवस्थाओं से संपर्क करते हैं, मेरे पास भी आते रहते हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, पहला सवाल हमारा ये होगा आपसे कि काफ़ी समय बाद अब स्कूल खुल चुके हैं बच्चों के लिए, तो फिर अब ऐसे में स्कूलों में कोरोना के एहतियात कैसे बरते जा रहे हैं और क्या अब स्कूल बच्चों के लिए सुरक्षित हैं? देखिए, अभी तो हम ये मान के चलते हैं कि कोरोना जो कोविड-19 की बात कर रहे थे, हमने काफ़ी लंबा समय अभी पीछे कठिन दौर देखा है और उस कठिन दौर की तरफ अगर हम झांकते हैं और पिछले जो अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी देखते हैं, 102 साल पहले जो हुआ, बहुत सारी दिक्कतें रही और बहुत जाने भी गई पूरे विश्व भर में भी, और हिंदुस्तान में भी लगभग 2 करोड़ लोग चले गए थे। तो अभी का जो ये सारा दौर है, मैं समझता हूँ कि अब हम एक सरल जीवन की तरफ जा रहे हैं और उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात भी नहीं है। सारे सिस्टम अभी अपने उस पर गवर्नमेंट ने सब खोल दिया है, प्राइवेट सिस्टम भी खुल चुके हैं, मार्केट खुल चुके हैं और हमारे विद्यालय और यूनिवर्सिटीज़ भी खुली रही हैं। विद्यालयों में हर विद्यालय को कहा गया है कि जो स्टेट का प्रोटोकॉल है और जो केंद्र सरकार का जो आदेश है उसको पालन करें। हमारे विद्यालय पूर्णतः इसको पालन कर रहे हैं और पूर्ण रूप से इसमें बच्चों का मैक्सिमम जो केयर हो सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग से लेके उनको किस तरह से गाइड करना है, किस तरह वो एहतियात बरतें, किस तरह प्रिकॉशंस लें, उसके लिए पूरा काम है और पूरी हमारी नज़र भी है उसके ऊपर। तो सर, हमने देखा कि इस समय मतलब कोरोना समय के दौरान बच्चों पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ा है पढ़ाई का, तो फिर ऐसे में क्या बच्चों के लिए सिलेबस में बदलाव लाए गए हैं? और फिलहाल अगर जब स्कूल खुल चुके हैं तो उनकी टाइमिंग में कितने बदलाव आए हैं? देखिए, कोविड की जब समस्या आई तो लॉकडाउन में चले गए हम सब लोग और ये देखा गया कि कैसे हम इस जीवन को ठीक ठाक रखें। हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि सारे सिस्टम को बंद कर दें और 2 साल के लिए पूरा सिस्टम बंद हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। हमारे साथ पूरा प्रशासन, पूरा पुलिस और डॉक्टर, मेडिकल के लोग और सब लोग और NGOs तमाम जुड़े हुए थे जो कि समाज में काम कर रहे थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जिस मोबाइल और जिस टेक्नोलॉजी को हम बच्चों को दूर रखने के लिए कहते थे, उसी ने हमें सहारा दिया और उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूरस्थ जगह पे, उत्तरकाशी हो, चाहे चंपावत हो, चाहे पिथौरागढ़ हो, चाहे अल्मोड़ा हो, और दूरस्थ से दूरस्थ गांव में भी हमारे बच्चों तक, हर बच्चे तक हमारे विद्यालयों के माध्यम से हमारे टीचर्स ने शिक्षा व्यवस्था उस विषय पे डिलीवरी जारी रखी। अगर कहीं पे कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था तो वहाँ पे उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी और कोई भी उनके पास जो व्यवस्था थी, SMS या व्हाट्सएप के या कोई ईमेल के माध्यम से, जो जहाँ पे उसको सरल रहा, जहाँ पे भी वो पहुँचा सकते थे, उस हिसाब से वो बच्चे तक कनेक्ट रहे हमारे टीचर्स। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी टीचर्स को धन्यवाद भी दूंगा और आभार भी व्यक्त करता हूँ कि कठिन दौर में जब हम विकल्प को लेते हैं और विकल्प वाली व्यवस्था से हम सुचारू जीवन व्यतीत करते हैं, अपने सारे सिस्टम को ठीक रखते हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहाँ तक कोविड में जो एक कोर्स की बात है, तो सीबीएसई ऑलरेडी 30% कोर्स को कट कर चुका है और राष्ट्रीय स्तर पे पूरे हमारे जो 25,000 विद्यालय पूरे देश भर में और 28 कंट्री में बाहर हैं, उन सब में ये व्यवस्था लागू है
और 25% 30% जो सिलेबस कम किया है उसको हमने वो लागू हो चुका है और उसके हिसाब से जो है पेपर भी उसी हिसाब से आएगा और बच्चों को उसी हिसाब से ही निर्देश भी स्कूलों के माध्यम से पता है और बच्चों को सबको पता है कि हमारा ये कोर्स इस बार का कम रहेगा। सर बच्चे काफ़ी समय से स्कूलों में गए नहीं और जब उनकी पढ़ाई भी काफ़ी देर में शुरू हुई लॉकडाउन के बाद मतलब, और जब पढ़ाई शुरू हुई तो वो भी पूर्ण रूप से इंटरनेट के ज़रिए ही उन्हें शिक्षा दी गई। तो ऐसे में जहां हम इतने सारे बदलाव देख रहे हैं लेकिन हमें फ़ीस में कुछ खास बदलाव नहीं दिखा। बच्चों की फ़ीस जो थी ट्यूशन फ़ीस वो उतनी की उतनी ही रही और जहाँ मतलब आर्थिक तौर से लोगों को कमज़ोर बना दिया था कोरोना ने, वहाँ अब स्कूलों ने भी उन्हें नहीं बख्शा। तो आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली में। अगर आप इसकी सही स्थितियों को जाकलन करेंगे, चूँकि बाहर तमाम संस्थाएं हैं, तमाम सो कॉल्ड PTA हैं, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन कुछ बनाए हुए हैं जिनके कि बच्चे हमारे सिस्टम में पढ़ते ही नहीं, ना स्टेट गवर्नमेंट में, ना कहीं किसी बोर्ड में, ना कहीं को। वो अपने आप को अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए ये सब काम करते हैं। तो वो जानकारी, चूँकि मैं स्थानीय उत्तराखंड का निवासी हूँ, पहाड़ का रहने वाला, मुझे भी है और विद्यालयों को भी है। बिल्कुल विद्यालयों ने इसमें पूरा केयर किया है। जिन बच्चों के पास विद्यालयी शिक्षा के तहत उस विद्यालय में पढ़ते हुए फीस का व्यवस्था नहीं थी, इवन दो हमारे ऐसी भी संस्थाएं हैं जो विद्यालयों को चला रही हैं कि बोर्ड की फीस नहीं थी, रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं थी, वो भी संस्थाओं ने जमा करी अपने पास से, विद्यालयों ने अपने पास से जमा करी और उनको रिबेट भी दिया। और जहाँ तक कोरोना के बीच में कोविड के दिन जो ऑनलाइन व्यवस्था थी, जिन टीचर्स ने अपने दुगुने तिगुने काम करके मेहनत करके बच्चों को पढ़ाई में इन्वॉल्व रखा, परीक्षाएं ली, इंटरनल एग्जाम लिए, क्वार्टरली एग्जाम लिए, हाफ ईयरली एग्जाम लिए, और उन टीचर के भी तो परिवार हैं। उन टीचर के परिवार कहाँ से पलेंगे अगर उनको तनख्वाह नहीं दी जाएगी? और तनख्वाह प्राइवेट स्कूल के पास कहाँ से है? मैं तो सरकारी सिस्टम में हूँ। सरकारी सिस्टम के जितने स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, राज्य सरकार के जो स्कूल है, उनको तो तनख्वाहें मिल रही है, उनको तो क्रेडिट हो रहा है अकाउंट में। उस प्राइवेट स्कूल के टीचर को कहाँ से अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है? उसको तो तब क्रेडिट होगा जब मैनेजमेंट के पास फीस जाएगी। और फीस की जो निर्धारित, जो स्टेट गवर्नमेंट ने निर्धारित किया था, केवल ट्यूशन फी, उसकी बात करी और उसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी उसको एंडोर्स किया है और तमाम जगह रिट पिटीशन भी दायर, उसमें भी ये कहा गया है कि फीस देनी होगी और उस फीस के तहत ही उनके परिवार पलेंगे। उस विद्यालय के जो टीचर्स हैं, जो पढ़ा रहे हैं, हमारे संकट के काल में भी उनके परिवार कैसे पलेंगे? तो इसलिए मेरा आपके माध्यम से भी लोगों से भी ये अपील है कि भ्रांतियों में ना जाए। तो इसलिए मेरा आपके माध्यम से यही कहना है सबसे कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोग बाहर प्रचार कर रहे हैं। हर विद्यालय हर बच्चे की केयर कर रहा है। कोई टीचर, कोई विद्यालय ऐसा नहीं कर सकता कि किसी बच्चे को छूटा हो। मेरे रीजनल ऑफिस के पास पूरे जितने रजिस्टर्ड बच्चे थे हमारे पास, जो लोग टीसी लेके अपने बच्चों की चले गए, उस टीसी के अलावा जहाँ पे दूसरी जगह भी गए वहाँ एडमिशन ग्रांट किया गया और उन बच्चों को वहाँ पे पूरी तरह से सुविधाएं दी गई स्कूल के द्वारा और वो पूरी तरह से एक सिस्टम सुचारू है। कहीं कोई ये है नहीं कि फीस की वजह से बच्चों को परेशान किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। जिसकी फीस नहीं जमा हो पाई, स्कूल ने उसकी LOC भी भरी है, उसकी बोर्ड फीस भी जमा करी है और उसको ऑनलाइन क्लासेस में भी ज्वाइन किया रखा है और आज की तारीख में वो बोर्ड की तैयारी के लिए तैयार है। तो सर हमने देखा कि कोरोना काल में पढ़ाई करने का और शिक्षा देने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। एक तौर पर शिक्षा देने का तरीका स्मार्ट बन चुका है अब। तो नई शिक्षा नीति जो आई है, जो स्कूलों में चल रही है, लागू हो रही है, उस पर आपका क्या कहना है? सन 1968 में राष्ट्र की एक नींव को मजबूत करने के लिए शिक्षा नीति बनाई गई। शिक्षा नीति बनाने के बाद फिर उसको 1986 में फिर रिव्यू किया गया और फिर उसको फिर और इम्प्रूव किया गया। और चूंकि शिक्षा नीति की ज़रूरत किस लिए पड़ती कि आज के परिवेश में हमारी डिमांड क्या है, उसके हिसाब से हमारी शिक्षा व्यवस्था हो। मार्केट में, समाज में, विश्व भर में डिमांड क्या है, उसको प्रतिपूर्ति करने के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था बने। 1992 में स्लाइटली चेंज आया, परंतु 1986 में जो मेन चेंजेस 68 के बाद आए, तो उसके बाद 34 साल बाद नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई है और जिसका कि मैं सारा श्रेय माननीय शिक्षा मंत्री जी, भारत सरकार और इस सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को दूंगा कि उन्होंने देश के उन बच्चों के बारे में और उन नौजवान युवाओं के बारे में इस तरह से सोचा कि कोई शिक्षा व्यवस्था ऐसी बनाई जाए जिससे कि इस देश का जो नागरिक है वो
अपनी जन्मदात्री भूमि से भी प्रेम करे, मातृभूमि से भी प्रेम करे, अपनी मातृशक्ति से भी प्रेम करे, अपने राज्य से भी प्रेम करे, अपने देश से भी प्रेम करे और अपनी प्रगति के लिए भी निरंतर प्रयास करे बेहतर शिक्षा ग्रहण करते हुए। तो ये शिक्षा नीति तो इतनी सरल और इतनी बेहतरीन है देश के लिए, इसके अमली जमा पहनाना हम सब का काम है, समाज का काम है, एक एक जनमानस का काम है। और मैं समझता हूँ कि ये दस्तावेज, शिक्षा नीति का दस्तावेज विश्व में बहुत सारे देश हमारी इस शिक्षा नीति को अडॉप्ट कर रहे हैं। विश्व भर में सबसे बेहतरीन शिक्षा नीति का दस्तावेज है और इसको लागू करने के लिए सीबीएसई तो पूरा अग्रसर है ही, पर समाज से भी मैं आप सब से भी आप सब के माध्यम से अपील कर रहा हूँ कि हर जन को इस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सहयोग करना होगा, जिससे कि हमारे बच्चे बेहतर बने, बेहतर नागरिक बने। जो व्यक्ति समाज में कुछ करेगा, गांधी जी की बात क्यों करते हैं, उस समय भी तो करोड़ों लोग थे हिंदुस्तान में, जो लीड करेगा, जो समाज को एक दिशा देगा, उसको सर्वदा शिरोधार्य किया जाएगा, उसको सर्वदा आदर मिलेगा। इसी तरह से मैं माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को भी इस बात का धन्यवाद दूंगा कि उनके कार्यकाल में, उनके शिक्षा मंत्रित्व के कार्यकाल में, और खुद वो एक शिक्षक से शिक्षा मंत्री तक गए, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कई बार मंत्री रहे प्रदेश में, और फिर टीचर की उस सोच से हर समय प्रोत्साहित करते हैं हर एक को। तो उस जगह पे अगर हम अपने आप को भी सोचें कि जो इतनी मेहनत देश के लिए कर रहे हैं, दुनिया के लिए कर रहे हैं, तमाम अच्छे अच्छे दस्तावेज लेके आ रहे हैं, तो उसमें हमारा भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए, जिस भागीदारी से कल का समाज हमारा जो बने वो ऐसा मजबूत बने कि कहीं पे किसी को सोचने की जरूरत ही ना पड़े, कदाचार रहित हो, हम सदाचार को अपनाएं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारी लोक संस्कृति, लोक विद्या, लोक भाषा, लोक शिक्षा, इस सब को शामिल किया गया है। मातृभाषा को, जननी की जो भाषा है, उसमें शामिल किया गया, उसको स्थानीय स्तर। फिर जो 10+2 का जो एक सिस्टम था, उसको 5+3+3+4 में लेके आए। जो बच्चे पहले LKG UKG में कुछ आसपास के मोहल्लों में जो है एक अनथराइज तरीके से पढ़ते थे, उसको सबको रेगुलराइज किया सरकार ने, और 3 साल पूरा होने पे बच्चा स्कूल जा सकता है। और उसके बाद उसको एक क्लास 2 तक 5 साल का जो एक व्यवस्था रखी है, उसमें पढ़ के जाएगा। फिर उसको 3 ईयर का और है, फिर उसको 3 ईयर का, और फिर जब तक 12वीं करेगा उसको 4 स्टेप की जब शिक्षा ग्रहण करेगा और इतनी बेहतरीन शिक्षा प्रणाली से जाएगा, तो निश्चित है वो श्रेष्ठ नागरिक बनेगा ही बनेगा। तो ये शिक्षा नीति बहुत अच्छी है और हम कृत संकल्प हैं इसको लागू करने के लिए सरकार के निर्देशों के तहत, और हर राज्य सरकार भी इसको लागू करने के लिए बिल्कुल मजबूती से पहल कर रही है। मैं उत्तराखंड सरकार के साथ भी शामिल रहता हूं, कई बार शिक्षा नीति पे जो मीटिंग होती है उसमें भी जाता हूं, और केंद्र सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश हमारे बोर्ड के हेडक्वार्टर से आते हैं उसमें भी हम काम कर रहे हैं। अभी अगला स्टेप NCF 2021 जब आएगा तो इसका कोर्स का डिजाइनिंग होगा। वो NCERT को NCF 2021 का जो काम दिया हुआ है, जो कि NCF 2005 के बाद जो है NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क नहीं आया था, उसका काम दिया हुआ है, वो इस साल आएगा। उसके बाद फिर फर्दर पाठ्यक्रम और इस सब का निर्धारण होगा। हमारे बच्चे जब ये नई शिक्षा नीति की शिक्षा प्रणाली से आगे निकलेंगे तो निश्चित है वो अपने उस क्षेत्र में काम करने के लिए आगे बढ़ेगा। अगर कोई म्यूजिक में काम करना चाहता है, अगर कोई स्किल एजुकेशन में किसे अपना जीवन बनाना चाहता है और उसको अर्न करके अपने रोजगार अपनाना चाहता है, वो उसमें जाएगा। जिसको मेडिकल में जाना है वो मेडिकल में जाएगा। दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात, खास बात क्या है कि इसमें स्ट्रीम सिस्टम को खत्म कर दिया गया। कोई भी विषय, किसी भी विषय के कॉम्बिनेशन के साथ कोई भी विषय बच्चा पढ़ सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। और हायर एजुकेशन में जाके भी बच्चे को उस तरह का डर नहीं रहेगा। जब वो स्कूल एजुकेशन से हायर एजुकेशन में जाता है तो उसका थोड़ा सा 5-6 महीने उसको एडजस्टमेंट में लगते हैं, वो एडजस्टमेंट का उसको डर नहीं रहेगा, क्योंकि हायर एजुकेशन की स्थितियों को वो पहले ही समझ लेता है, तो इसलिए उसको दिक्कत नहीं रहेगी। और वो हायर एजुकेशन में भी अगर कोई बच्चा किसी भी तरह से वो अपना किसी डिग्री कोर्स में या किसी कोर्स में वो एडमिशन पाता है, और वो उस एडमिशन के दौरान वो सपोज एक किसी पारिवारिक कारणवश या किसी भी कारणवश वो अपना 1 साल का परीक्षा पूरी कर लेता है और उसके बाद वो दूसरे साल नहीं पढ़ पाता, उसका वो क्रेडिट बैंक में रहेगा उसका सारा। जब वो दोबारा इनरोल करेगा अपने आप को, तो वो पहली साल की पढ़ाई उसकी एज इट इज सिक्योर हो जाएगी और उसको सेकेंड ईयर से पढ़ना पड़ेगा। पहले ये व्यवस्था नहीं थी। तो ये बहुत बेहतरीन दस्तावेज है और ये देश की उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए, देश की प्रगति के लिए सबसे बेहतरीन है। मैं इसको पूरी तरह से
समर्थन करता हूँ और इसको लागू करने के लिए पूरी तरह से आपके माध्यम से, पूरे विद्यालयों के माध्यम से, समाज के साथ जुड़ के लागू करने के लिए काम करूँ। तो सर, हमने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में देखा है कि आपके लिए शिक्षा सर्वोपरि है और आप बच्चों की शिक्षा के साथ बिल्कुल समझौता नहीं करते हैं। और हमने कई बार ये भी सुना है कि आप बच्चों को आर्थिक रूप से भी सहायता करते हैं, और अगर कोई बच्चा अगर आपके ऑफिस में आता है तो उसकी भी आप मदद करते हैं और उसको प्रोत्साहित करते हैं आगे पढ़ने के लिए। तो इस पर आपका क्या कहना है? इस पर थोड़ा विस्तार में बताइए हमें। मेरे पास बहुत सारे कई बार लोग आते हैं, मेरे पास कोई बंदिश नहीं है मिलने के लिए लोगों के लिए, चाहे कोई पेरेंट हो, चाहे स्कूल का टीचर हो, चाहे कोई बच्चा हो। मैंने बोला हुआ है रिसेप्शन पे भी, जो मुझसे मिलना चाहता है बिल्कुल बेधड़क भेजिए। कोशिश करता हूँ मेरे पास आने वाले की मैं उसकी समस्या सुनूं और समाधान करूँ। इवन दो कई बार ऐसे भी लोग आते हैं कि कई बार उनको डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट लेना, उनके पास फीस पूरी नहीं है। मैं पूछ लेता हूँ किराया भी है जाने के लिए, नहीं है। वो बोलते किराया तो सब थोड़ा सा ही है, तो मैं कई बार अपने पास से भी जमा कर देता हूँ। दूसरी बात, जो समाज में और चीज़ें हैं, मैं चूँकि मैंने जिस माँ बाप ने मुझे जन्म दिया भगवान के आशीर्वाद से, मैंने उन पिताजी 2000 में एक्सपायर हो गए थे, 25 मई 2000 को। मैं तब CBSE में नहीं था। पिछले 2 साल पहले मुझे एक ख्याल आया कि मैं पिताजी के नाम से कुछ काम करूं, उनके नाम से कुछ समाज में काम करूं। उनके नाम से मैं उनकी मेमोरी मैंने एक समिति बनाई, उसमें जयराम सिंह मेमोरियल शिक्षण एवं नारी उत्थान समिति। उसके माध्यम से मैं समाज में काम कर रहा हूँ। उसके माध्यम से मैंने अपने गाँव के इंटर कॉलेज में एक व्यूज़ लाइब्रेरी की स्थापना करी। मैंने फर्नीचर दिया विद्यालयों को, पर उस संस्था के माध्यम से कस्तूरबा गांधी विद्यालय को फर्नीचर दिलवाया, दरियाँ दिलवाई, बच्चों को ड्रेसें दिलवाई, किताबें दिलवाई, कापियाँ दिलवाई। टेढ़े गढ़वाल में एक बहुत इंटीरियर में एक स्कूल है, मुन्ना खाल में इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज, वहाँ पर भी जो है फर्नीचर दिलवाया। बच्चे अपने वो जूट के बोरे लेके घर से आते थे। 2 भाई हैं, वो आधी बोरी एक ने पकड़ रखी, आधी एक ने पकड़ रखी, फिर वो शाम को घर ले जाते थे। जब वो प्रिंसिपल साहब ने मुझे बताया तो मैंने देखा, तो अभी मैं आगे भी इसमें काम करने के लिए लगा हूँ। कितनी कोशिश मेरी सफल होती है, कितना मेरा प्रयास सार्थक होता है, उसके लिए तो भगवान दिशा देंगे। पर मैं इसी के साथ सर, हमारा आपसे एक आखिरी सवाल है कि आप जैसे कि जानते हैं कि बच्चों की परीक्षाएं सर पर हैं, खास तौर पर बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं, जिसको लेकर बच्चे और उनके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा चिंता ले रहे हैं। तो ऐसे में आप बच्चों को और उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे बोर्ड परीक्षा को लेकर? बोर्ड परीक्षाएं डिक्लेयर हो चुकी है। हमारी बोर्ड परीक्षाएं क्लास 10th और 12th की 4 मई से हैं और जो कि जून तक हैं, और संभवतः ये रिजल्ट वगैरह भी जुलाई में सब निकल जाएंगे, क्योंकि बच्चों को आगे एडमिशन्स लेने, हायर एजुकेशन में आगे जाना है, वो सब केयर करेगा CBSE। और CBSE की तरफ से पूरे भारत में 16 रीजन है, सब जगह पूरी व्यवस्थाएं बहुत बेहतरीन है। दूसरी बात, हमारे प्रैक्टिकल्स जो है 1 मार्च से शुरू हो रहे हैं। हमारी व्यवस्थाएं पूरी हो गई है, हमने सब स्कूलों में सब व्यवस्था करा दी है। इत्मीनान से बच्चे प्रैक्टिकल देने जाएं, इत्मीनान से बोर्ड एग्जाम देने जाएं। अभी सफिशिएंट समय है, बिल्कुल पूरा समय। अभी बहुत दिन है, जो कि पहले फरवरी में शुरू हो जाती थी बोर्ड परीक्षाएं, अभी हमारे पास मई तक का समय है। अब कोई कोविड नहीं। अगर हम अपने काम के लिए, अपने शादी ब्याह के लिए, अपने फंक्शन के लिए सब जगह जा सकते हैं, तो क्या हम विद्यालय में अपने बच्चों को नहीं भेज सकते? अभी ऑफलाइन एग्जाम के लिए बोला गया, क्योंकि मेरा इसमें आपके माध्यम से पेरेंट्स से भी अपील है और सब सिस्टम से, सारे जहाँ से सब लोगों से अपील है कि क्या हम अपने बच्चों को ऐसा बना दें, ऑनलाइन शिक्षा के तहत लगा के और ऑफलाइन में ना जाने दें कि उसके ऊपर कोविड का ठप्पा लगा रहे, उसके ऊपर एक कोविड का वो संदेश जाए उसकी मार्कशीट के साथ, और उसके जिस भी इंटरव्यू में जाएगा कि ये कोविड के टाइम के बच्चे हैं, इन्होंने तो एग्जाम नहीं दिया था ऑफलाइन, जो इन्होंने तो ऑनलाइन एग्जाम दिया। सब लोग अपने बच्चों को प्रेरित करें, ऑफलाइन एग्जाम दिलवाएं। जो कमियां हैं वो निकल के आएगी। क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम को छोड़ के बाकी सब क्लासेस में, क्लास 6 से लेके 8th एंड 9th और 11th, बच्चों को प्रेरित करें, ऑफलाइन एग्जाम दिलवाएं। अगर अभी जो क्लास की कमियां हैं और जो अभी बच्चे की कमियां हैं वो पता लगेगी, तो अगले बार वो तैयारी करेगा। घर पे रह के ऑनलाइन वो परीक्षा दे रहा है। ऑनलाइन परीक्षा कितना सारा कुछ अनफेयर भी हो सकता है, वो आपको भी पता है। मैं उसमें फर्दर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हम सब इन चीज़ों को दिखाने के लिए दुनियादारी में, उस आउटर वर्ल्ड को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारी चकाचौंध में अपने बच्चों के उदाहरण देते हैं, समाज में तमाम चीज़ें बखाते रहते हैं, तमाम चीज़ें बोलते रहते हैं। मेरा केवल ये कहना है कि बोर्ड की परीक्षाएं बिल्कुल हमारी तैयारियां, और हमने बहुत नज़दीक में सब सेंटर बनाए हैं। 12 बच्चे एक कमरे में बैठेंगे। कोविड का पूरी व्यवस्था, प्रिकॉशंस ली जा रही है। हर सेंटर को इंस्ट्रक्शंस है। इसी तरह से इवेल्युएशन का भी रहेगा, और प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान भी एक टीचर को
सफिशिएंट समय है 2 महीने तक में वो कभी भी एग्जाम ले। ऐसे ही स्कूल के लिए अपने विद्यालय के ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप बनाएं, बढ़िया से एग्जाम कराएं, बच्चों को सुखद एहसास दें। बच्चे चूंकि अभी बहुत दिनों से घरों पे थे, माँ बाप के साथ थे, अब वो विद्यालय में जा रहे हैं, तो विद्यालय में जाते हुए उनको थोड़ा सा लंबे समय के बाद थोड़ा सुस्ती भी रहेगी, तो उनको प्रोत्साहित करें, उनको मोटिवेट करें हर विद्यालय। रणबीर सिंह जी, हम जय भारत टीवी से बात करने के लिए और अपना कीमती समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें पूरा यकीन है कि आपका ये मैसेज बच्चों को प्रेरणा देगा और हमारे पूरे इस इंटरव्यू से काफ़ी कुछ बच्चों को और सभी लोगों को सीखने को मिलेगा। हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।